हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 8 ऑक्सीकरण अपचन, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को करने के लिए पहले हम लोगों को ऑक्सीकरण व अपचन जो नाम दिए गए हैं उन क्रियाओं को समझना ज़रूरी है। बेसिकली जो पुराने टाइम था उसके हिसाब से ऑक्सीकरण हम लोग तब बोलते थे कि जब कोई तत्व या कोई यौगिक ऑक्सीजन से जब क्रिया करता था तो उस क्रिया को हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते थे। परंतु आज जो है इसकी परिभाषा बदल गई है। उसके लिए आज हम ऑक्सीकरण किसको कहते हैं वो हम 4 स्टेप में आपको समझा सकते हैं। ऑक्सीकरण हम कह सकते हैं कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता हो तब ऑक्सीकरण कहा जाएगा, या कोई तत्व अगर वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ और वो हाइड्रोजन को छोड़ देता है तो उस क्रिया को भी ऑक्सीकरण कहा जाएगा। लेकिन आज की जो मॉडर्न डेफिनीशन है उसके हिसाब से अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उस केस में भी हम लोग कहेंगे उस तत्व के साथ ऑक्सीकरण या उस आयन के साथ ऑक्सीकरण क्रिया हुई। जैसे हम कहें कि Na जो है और वो Na पॉजिटिव बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया है ये ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। अब अगर हम समझें कि इसका उल्टा देखें कि अगर कोई तत्व ऑक्सीजन त्यागने की बजाय इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ग्रहण करे तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वो जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। परंतु अगर वो ऑक्सीजन को त्यागे, अगर हम इसको उल्टा कर दें कि CO2 अगर हम कोई क्रिया हो रही है और वो ऑक्सीजन को त्याग रहा है तो उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन क्रिया। और उसी के उल्टे अगर हम कहें कि अगर कोई तत्व हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है तो हम उस क्रिया को क्या कहेंगे, अपचयन क्रिया। तो अब हम लोग शॉर्ट में ही समझ सकते हैं कि अगर कोई भी X तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो ऑक्सीकरण क्रिया हुई। अगर कोई तत्व हाइड्रोजन है उसके पास, अगर वो हाइड्रोजन को त्यागता है तो वो हाइड्रोजन त्यागने की क्रिया को भी हम ऑक्सीकरण क्रिया कहेंगे। अगर कोई तत्व जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित या कोई भी तरीके का तत्व बनता है, उदासीन या नेगेटिव, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण क्रिया कहेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि क्लोरीन नेगेटिव जब होता है तो Cl जब वो बनेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन। आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाएगा। मेन आपका जो मकसद है या मेन जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है वो ये है कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो, और या कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, तो अगर वो त्याग रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे वो क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण। और अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उस समय हम उसको बोलेंगे अपचयन। तो आगे कुछ रिएक्शंस आएंगी तो उसमें हम लोग आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कैसे वो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे जा रहे हैं, और किस तरीके से वो ऑक्सीकरण हो रहा है और किस तरीके से वहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो इस चैप्टर को आगे समझने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है हम लोगों को एक नया टॉपिक, एक नया जो शब्द है ऑक्सीकरण संख्या, उसको समझना और उसको निकालना आना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं और शॉर्ट में ON से हम लोग बोर्ड पे शो करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब बात आती है ऑक्सीकरण संख्या है क्या। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी आयन में अगर हम देखें कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। जैसे हम लोग कहने लगे Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम SO4 पे देखें तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसे CO3 पर आपका 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी तरीके से PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरीके से अगर हम धन आयनों की बात करें, Na के ऊपर 1 पॉजिटिव है, Al के ऊपर 3 पॉजिटिव है, Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग देखते हैं कि जो उनके ऊपर जो आवेश है उसी को हम लोगों ने उसी की ऑक्सीकरण संख्या कहा है। जैसे हम कहें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। सल्फेट SO4 की ऑक्सीकरण संख्या पूरे की क्या होगी, -2। ऐसी कार्बोनेट की जो ऑक्सीकरण संख्या -2, और इसी तरीके से फॉस्फेट की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या को प्लस माइनस में दिखाना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस और माइनस में ही होती है। जैसे यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव आयनों की बात करें तो उन पर का जो ऑक्सीकरण संख्या Na की +1 होगी, एल्यूमिनियम की +3 होगी और मैग्नीशियम की +2 होगी। इस तरीके से हम किसी भी आयन की ऑक्सीकरण संख्या को तो हम बता सकते हैं। और अगर किसी आयन में या अगर हम किसी उदासीन
अणु के अंदर देखें तो उदासीन अणु जैसे हम कहने लगे CO2 है। अब हमसे कोई कहने लगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यानी 0 है। इसी तरीके कोई भी, चाहे वो छोटा अणु हो चाहे वो बड़ा अणु हो, उसके ऊपर जो भी वो चार्ज होगा तो वो ही उसकी क्या बोली जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या। क्योंकि जैसे मैंने दोनों अभी एग्जाम्पल लिखे हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, उस पर भी कोई आवेश नहीं होता है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि KMnO4 की कुल ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पूरा जो यौगिक बना हुआ है ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। तो अगर कायदे में हम देखें कि जो ऑक्सीकरण संख्या अगर हम प्रत्येक तत्व की इसमें बताने की कोशिश करें तो हम इसे देख के नहीं बता सकते हैं। तो अगर नियमों के हिसाब से देखा जाए हर तत्व की यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑक्सीकरण संख्या होती है। अब वो कैसे निकाली जाती है, क्योंकि जो यौगिक हैं वो आयन के रूप में भी रहते हैं और आपके सहसंयोजक यौगिक भी हुआ करते हैं। तो जो आयन होते हैं उनकी तो शायद हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, बट जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनको हम आसानी से नहीं बता पाते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक तरीका बनाया गया है कि हम उनकी ऑक्सीकरण संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेके चलें, CH4 एक सहसंयोजक यौगिक है और उसके अंदर जो चारों हाइड्रोजन उससे जुड़े हैं वो इस तरीके से उससे सहसंयोजक बंधों से जुड़े होते हैं। तो हम इसमें काल्पनिक रूप से इनकी ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं और निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि इन दोनों तत्वों में अधिक विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की है, तो हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आएगा, 1 पॉजिटिव। सेम यही बात इस हाइड्रोजन के साथ होगी, ये इससे और इसी तरीके से इसके साथ। तो अब क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो अकेले कार्बन ने लिए हैं, तो कार्बन के पास काल्पनिक जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। तो अगर हमसे पूछा जाए इस यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो वो काल्पनिक ऑक्सीकरण संख्या क्या बैठेगी, -4, और हाइड्रोजन की क्या बैठेगी, +1। इसी तरह के कोई और दूसरा यौगिक जैसे CO2 है, ये भी एक उदासीन यौगिक है। अगर हम इसको कायदे से देखें तो इस तरीके से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। अब हमें पता है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कम है और विद्युत ऋणात्मकता कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि इसकी संयोजकता या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितने की ज़रूरत होती है, वो ऑक्सीजन को 2 की ज़रूरत होती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिए हैं, तो इस हिसाब से इस पर कितना टोटल हो जाएगा, +4। तो अब इसमें कार्बन की +4 ऑक्सीकरण संख्या है और ऑक्सीजन की कितनी है, -2। क्योंकि हमें बताया गया है या हम समझते हैं कि जब भी किसी भी अणु की ऑक्सीकरण संख्या हमें पता लगानी हो तो वो ऑक्सीकरण संख्या उसमें मौजूद तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के बराबर होगी। जैसे कि अगर हमसे कोई कहने लगे कि यहाँ पर KMnO4 जो है, या मैं कोई और दूसरा उदाहरण लेता हूँ, K2Cr2O7 ले लेते हैं। अब हमसे कोई कहने लगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है कुल, हम कहेंगे 0 है, क्योंकि इस पर कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये जो 0 होगी, जितनी ऑक्सीकरण संख्या माना x है K की, तो हम 2x है, और क्रोमियम भी 2 है, माना उसकी y है तो 2y, 2 गुणा y, और ऑक्सीजन 7 है तो 7 गुणा ऑक्सीजन की माना z है। इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या का टोटल मान जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। वो कैसे निकलेगी अभी थोड़ी देर में आपको हम समझाएंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं शॉर्ट में कि किसी भी अणु पर जो आवेश होता है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, और वो ऑक्सीकरण संख्या उसमें मौजूद तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं के योग के बराबर होती है। और हम किसी भी यौगिक में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को किस प्रकार निकालते हैं वो अब हम सीखने जा रहे हैं। तो जल्दबाजी में यहाँ पर मैग्नीशियम की जो 2 पॉजिटिव आनी थी वो मेरे से माइनस लिखी गई है, तो मैं इसे प्लस कर देता हूँ जिसको आपको समझ में आ जाए कि ये गलत लिखा गया। तो थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है थोड़ी सी, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अगर आपको मैं ऑक्सीकरण संख्याएं कैसे निकलती हैं उन्हें सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें पहले से ही कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं परमानेंटली याद होनी जरूरी हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये पहले ग्रुप के तत्व हैं और सभी की ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, क्योंकि इनकी ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनकी सबकी +1 होती है। इसी तरीके से बेरिलियम,
मैग्नीशियम और कैल्शियम दूसरे ग्रुप के तत्व हैं तो इनकी +2 होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऑक्सीजन को लें -2 होती है, सल्फ़र को लें -2 ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये 7वें ग्रुप के तत्व हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़्यादा क्षमता रखते हैं और सबके कोश में एक एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है बाहर, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने को सेटिस्फाइड करते हैं, तो इसलिए इनकी सबकी ज़्यादातर -1 होती है। और अगर हम लोग देखें कुछ उदासीन अणु जैसे NH3, CO2 या कोई सा भी उदासीन अणु जो हम लोग जानते हैं, उन सब की कैसी होगी? 0 होगी। और अगर बाई चांस हम कहें कि आयन को ले लें तो सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, SO3 पर -2 चार्ज होता है, ये सब आयन्स हैं। तो इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो इनके ऊपर मौजूद आवेश के बराबर होगी, जैसे कार्बोनेट की। ऐसी CN जो होता है -1 होता है। ऐसी और बहुत सारे आयन NH4 पॉजिटिव, उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीकरण संख्याएं आयनों की कन्फर्म होती हैं और कुछ चीज़ों की हमें ऑक्सीकरण संख्याएं पहले से परमानेंटली याद होनी चाहिए। जैसे मैंने ये टेबल आपके सामने लिखी है, ये आपको धीरे धीरे करके जब आप एग्जाम्पल यूज़ करोगे तो ये याद भी हो जाएगी। और अब इसकी हेल्प से हम किसी भी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो उदाहरण के रूप में जैसे अगर हमसे कोई कहे कि बताइए आप जो है KMnO4 में हम जानना चाहते हैं Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है, चाहे वो जो तत्व जिसकी पूछी जा रही है ऑक्सीकरण संख्या वो इस टेबल में हो भी, तो भी आपको ये रखना है कि आपको उसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता। और बचे हुए जो तत्व हैं वो अगर इस टेबल में है तो वो ऑक्सीकरण संख्या आपको यूज करनी है जो उनकी लिखी गई है। जैसे अगर हमें K की जरूरत है तो K +1 है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एक K है तो +1 ये। Mn की हमें पता नहीं तो हम X मान लेंगे। और ऑक्सीजन 4 है तो 4 लेंगे और उनकी गुणा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या से करेंगे जो कि क्या है -2। और क्योंकि इसके पर कोई आवेश नहीं है तो इनकी कुल योग किसके बराबर बैठना चाहिए? 0 के बराबर। तो जब अब हम इसका मान निकालेंगे +1, यहाँ x और यहाँ -8 हो जाएगा बराबर 0 और ये -7 रह जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो मान +7 आया है वो यहाँ पर किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली गई है? Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। इससे हमें एक और जानकारी मिलती है कि अगर मान प्लस में आ रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और अगर मान आपका माइनस में आता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे गए हैं। तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं इस अणु को बनाने में और बाकी सब ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है या गेन किया है या लॉस किया है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है तो हमें ये जानकारी मिलती है कि उसने 7 इलेक्ट्रॉन इसमें त्यागे हैं। तो अब बात आती है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे कोई K2Cr2O7। अब हमें यहाँ क्रोमियम की पूछी गई है, तो जो भी ऑक्सीकरण संख्या आती है अगर वो तत्व 2 है 3 है उसी यौगिक के अंदर, तो वो उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या का मान निकलेगा वो उनका औसत ऑक्सीकरण संख्या का मान निकलेगा। जैसे अगर हम इसमें इसकी निकालने की कोशिश करें तो पूरे में जो पूरा आवेश है वो क्या है? 0 है। और क्रोमियम यहाँ, पोटेशियम यहाँ 2 है तो 2 गुणा +1, क्रोमियम 2 है तो 2x मान लेंगे और 7 ऑक्सीजन है 7 गुणा -2 कर लेंगे। तो अब जब इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो 2 तो प्लस का 2 बन गया, ऊपर लिख देता हूँ, फिर 2x अपनी जगह पे है ही और ये -14 हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ये बराबर 0। तो ये 2 इसमें से घट जाएंगे, -12 रह जाएगा, उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। तो 2x = +12 और x = +6। तो अब ये क्रोमियम क्योंकि इसमें 2 हैं तो ये +6 जो ऑक्सीकरण संख्या मान आया है वो एक औसत मान आया हुआ है। और इस टाइम हम कह सकते हैं कि इस तत्व में एक क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या का मान +6 होगा। तो अब मैंने कुछ सेलेक्ट करे हुए हैं जिनके हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्याएं निकालनी है और मैं ये भी बता देता हूँ किन किन की। जैसे इसमें हमें कार्बन की बतानी है, इसमें हमें Fe की बतानी है, इसमें नाइट्रोजन की, इसमें नाइट्रोजन की और इसमें निकल की ऑक्सीकरण संख्या। जिनके नीचे मैंने निशान लगा दिए हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो हम सबसे पहले केस को देखते हैं ऊपर वाले को, कि अगर हमें इसकी निकालनी है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी है? -2। इसकी हमें x मान लेते हैं जिसकी हमें निकालनी है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो 3 की गुणा -2 से हो जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो +6 उधर चला जाएगा, +4 बन जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि इसमें कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 आई।
इसी तरीके से नीचे वाले यौगिक में हम देखें Fe की हमें निकालनी है, 4 K हैं तो 4 गुणा +1, क्योंकि एक पोटेशियम की +1 होती है। Fe की हमें निकालनी है तो उसी x मान लेंगे, और जो पूरा Cn है उसकी अकेले की -1 होती है। ये बात आपको बहुत ज़रूर ध्यान रखनी है, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और ये इसमें एक विशेषता है कि आपको ये पता होना कि Cn की -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, और कुल बराबर ये 0 बैठा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये आपका मान आ जाएगा +2। सिमिलरली अगर हम नीचे वाले केस में देखें, हमें नाइट्रोजन की निकालनी है तो हमें x मान लेनी है उसकी। हाइड्रोजन की 3 है हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन की +1 होती है, तो यहाँ पर 0 हुआ क्योंकि कुल आवेश इसके ऊपर भी 0 है, और x बराबर उधर जाके -3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था। लेकिन आप अगर नीचे वाले केस में देखेंगे तो नीचे वाले में 3 इधर आ गया H, तो ये हाइड्रोजोनियम बोला जाता है। तो जो आपका इसका नाम क्या है, हाइड्रोजोनियम। तो अब अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो निकालेंगे, नाइट्रोजन की निकालनी है तो 3x हो जाएगा, और हाइड्रोजन एक ही है तो प्लस का 1 रहेगा, और कुल आवेश 0 है, उधर जाके ये -1 हो जाएगा, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। ये हमें ये जानकारी देता है कि ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस माइनस में तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी दशमलव में भी हो सकती है। तो अगले वाले केस को हम चेक करते हैं। इसमें हमें निकल की निकालनी है, उसकी x मान लेंगे। कुल बराबर -2 बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुल आवेश -2 है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, और कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपल एक उदासीन यौगिकता, इसलिए उसकी खुद की 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या, तो 4 × 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाते हैं। और कुछ विशेष एग्जाम्पल होंगे, विशेष केसेस होते हैं जिनमें आप लोगों को कुछ विशेष बातें याद रखनी होती हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे कि विशेष यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या हम किस प्रकार निकाला करते हैं। तो अगर, क्योंकि आप लोग सभी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग कंटिन्यू में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें कि जिससे कि मेरी आपकी आगे आने वाली वीडियो आपके लगातार पहुंचती रहें, टॉपिक्स पहुंचते रहें, और इस वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ आप बंधे रहें। धन्यवाद।